एंड वेलकम टू लर्न विद राधा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल असेसमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम समझेंगे, कंसेप्ट क्या है और स्कोप क्या है, कैसे टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है असेसमेंट, और सीटेट में या टीटी एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, और वो हम इस वीडियो में देखते हैं। मीनिंग ऑफ असेसमेंट हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ असेसमेंट देखेंगे, फिर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट। तो सबसे पहली बात है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 3 चीज़ें इंक्लूडेड हैं: इनपुट, क्लासरूम प्रोसेसेस एंड आउटपुट। इनपुट क्या है? इनपुट में टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचर को कितनी नॉलेज है और सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर उसको कितना पता है, और स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स कि स्टूडेंट्स कितने विलिंग हैं पढ़ने के लिए, कितने उनके अंदर रेडीनेस है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इनपुट में। फिर इनपुट के बाद जब ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि टीचर नॉलेजेबल है, उसको सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज है, उसको मेथड्स पता हैं, टीचिंग मेथड्स कैसे होते हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ उसको पता हैं, और साथ के साथ स्टूडेंट्स तैयार हैं या नहीं पढ़ने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इनपुट में। फिर क्लासरूम प्रोसेसेस में हम जो एक्चुअल प्रोसेस हो रहा है, जो एक्चुअल टीचिंग जहाँ पर हो रही है, टीचिंग लर्निंग जहाँ पर हो रही है क्लासरूम में, उसमें इंक्लूड होता है टीचर बिहेवियर। टीचर अपने स्ट्रैटेजीज़ को, अपने मेथड्स को कैसे अप्लाई कर रहा है, यहाँ पर वो क्लासरूम में कैसी एक्टिविटीज़ करा रहा है, वो आता है टीचर का बिहेवियर। फिर स्टूडेंट बिहेवियर, स्टूडेंट को कितनी चीज़ें समझ आ रही हैं, किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग उसकी हो रही है। जैसे कि हमने ब्लूम्स टेक्सोनोमी में देखा है कि सबसे पहले नॉलेज एक्वायर होती है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर एप्लीकेशन होता है, और हायर लेवल तक बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं। तो स्टूडेंट बिहेवियर जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट का डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो ये चीज़ें आती हैं क्लासरूम प्रोसेसेस में। फिर है आउटपुट। आउटपुट में हम देखेंगे कि स्टूडेंट ने कितना अचीव किया, कहाँ तक उसने चीज़ों को समझा, और वो हम कैसे भी कर सकते हैं, ओरल टेस्ट लेके कर सकते हैं, रिटन टेस्ट लेके कर सकते हैं। इससे हमें स्टूडेंट के अचीवमेंट के बारे में पता चल जाएगा कि उसने कितना अचीव किया, कितना चीज़ों को कितनी उसने नॉलेज एक्वायर की, समझा। तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, 3 पार्ट्स हैं इसके: इनपुट, क्लासरूम प्रोसेसेस एंड आउटपुट। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। तो टीचिंग इफ़ेक्टिव है या नहीं है, वो हम कैसे जज करेंगे? ऑप्शंस हैं: कोर्स कवरेज, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। तो जो लास्ट में जो आउटपुट था ना, वो है इससे हम जज करेंगे कि टीचिंग कितनी इफ़ेक्टिव हुई है। तो लर्निंग आउटकम्स, जो भी रिज़ल्ट आ रहा है बच्चों का, अगर बच्चे आंसर कर पा रहे हैं क्वेश्चंस का, इसका मतलब कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर वो नहीं कर पा रहे, यानी कि उनको चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो जो भी लर्निंग आउटकम होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि टीचर कितना इफ़ेक्टिव है, उसकी टीचिंग कितनी इफ़ेक्टिव है। अब हम देखते हैं एजुकेशनल असेसमेंट। एजुकेशनल असेसमेंट क्या है? तो असेसमेंट क्या है? सबसे पहली बात, असेसमेंट इज़ यूज्ड टू रेफर to all activities that teacher use to help students learn and to gauge students progress। तो वो सारी एक्टिविटीज़, असेसमेंट में हम वो सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं जहाँ पर टीचर्स जो हैं अपने स्टूडेंट्स को सीखने में मदद कर रहे हैं, और उनकी प्रोग्रेस में ये असेसमेंट ही हेल्प करता है। जब हम एज अ टीचर असेस करते हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स का टेस्ट लेते हैं,
पढ़ाते वाइल टीचिंग, तो क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो उसी एरिया में हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं, उसी एरिया में हम अपनी टीचिंग में चेंजेस लाते हैं ताकि बच्चों को समझ आने लगे। इन एजुकेशन, the term assessment refers to a wide variety of methods or tools that educators use to evaluate, measure, and document the academic readiness, learning progress, skill acquisition और educational needs of students। तो education में assessment जो है, यहाँ पर हमने जनरल टर्म को समझा कि assessment क्या होता है, और एजुकेशन में असेसमेंट जो है, यहाँ पर हम बहुत सारे मेथड्स को, बहुत सारे टूल्स को यूज़ करते हैं ताकि हम बच्चों की एकेडमिक रेडीनेस को, लर्निंग प्रोग्रेस को, स्किल एक्विजिशन को, एजुकेशनल नीड्स को इवैल्यूएट कर पाएँ, एक तरह से जज कर पाएँ, मेजर कर पाएँ कि स्कोर से कि कितनी उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और फिर फाइनली हम डॉक्यूमेंट कर पाएँ कि यहाँ चीज़ें हैं जो लैक कर रही हैं और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो एजुकेशन में असेसमेंट इस तरह से हमें हेल्प करता है। ये एक साइकिल है, असेसमेंट साइकिल, जहाँ पर हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। प्लान करने के बाद सपोज़ हमें कोई एरिया है कि सपोज़ फोटोसिंथेसिस है जो हमें चेक करना है, असेस करना है बच्चों को कि कितना उन्हें समझ आया। तो या तो हम ओरली पूछ सकते हैं, या रिटन कर सकते हैं, या कोई एक्टिविटी करा सकते हैं। तो सपोज़ अगर आपको एक एक्टिविटी से बच्चों को असेस करना है, तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी होगी। आपको ये देखना होगा कि आपने प्लान्स लिए हैं और आपके पास प्रॉपर चीज़ें अवेलेबल हैं, और तो सबसे पहले प्लानिंग होगा। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट, कि आपको इम्प्लीमेंट करना है और वो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद जो आपने प्लान किया वो इम्प्लीमेंट करने के बाद आपका जो असेसमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि जो एरिया आप असेस करना चाहते हैं, जो भी पॉइंट है, जो भी टॉपिक है, वो जो आप असेस करना चाहते हैं आप वही करें, आप इधर उधर ना जाएं। उससे ऐसा ना हो कि आपको असेस करना है फोटोसिंथेसिस और आप कुछ और टॉपिक को असेस करने लग जाएं। तो जिस तरह से आपने प्लानिंग की है, फिर इम्प्लीमेंट किया है, वही आपको असेस करना है, और फाइनली आपको रिपोर्ट देनी है कि बच्चे कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो उनको ठीक से समझ में नहीं आए हैं। रिपोर्ट करने के बाद फिर उनको चेक करना है, रिवाइज़ करना है, और उनकी जो कमी है फिर उसको कमी को हटाने की कोशिश करना है अपने टीचिंग मेथड्स में चेंजेस लाकर। एक क्वेश्चन देखते हैं। अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ। तो हम लर्निंग आउटकम्स जो है अचीवमेंट टेस्ट से पता करते हैं। जो भी असेसमेंट है बच्चों का, उसमें हम अचीवमेंट टेस्ट इंक्लूड करते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं उनका पर्पस क्या है? ऑप्शंस हैं मेकिंग सिलेक्शंस फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर अ कोर्स, identifying strengths and weaknesses of learner, assessing the amount of learning after teaching। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको ठीक लगेंगे पढ़ते टाइम कि हमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता करनी है लर्नर्स की। बट अचीवमेंट टेस्ट जो है बेसिकली आफ्टर टीचिंग होता है। टीचिंग के बाद हमने कैसी टीचिंग की, हमारे टीचिंग मेथड्स कितने इफ़ेक्टिव थे, हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ कितनी इफ़ेक्टिव थी, वो चेक करने के लिए होता है। तो और ये भी देखना होता है कि बच्चे की कितनी लर्निंग हुई है। तो बेसिकली अचीवमेंट टेस्ट जो है वहाँ से हम एसेस करते हैं कि कितनी लर्निंग हुई है आफ्टर टीचिंग।
तो लास्ट जो ऑप्शन है असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग करेक्ट है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट कितने तरह से हम कर सकते हैं। फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एंड नॉर्म रेफरेंस्ड, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। तो ये टाइप्स हैं असेसमेंट के। अब ये टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो ये इसको आप देख रहे होंगे, ये एक लैडर के थ्रू ये फ्लो ऊपर आ गया है, टेरेस पे आ गया है। तो ये जो लैडर है स्टेप बाय स्टेप वो उसने चढ़ा लैडर पे। तो ये स्टेप्स जो थे ये फॉर्मेटिव असेसमेंट थे। जब टीचिंग लर्निंग चल रही होती है वहाँ पर जब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लासरूम में एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और टीचर साथ के साथ ओरली क्वेश्चंस भी पूछते जाते हैं। तो बेसिकली वो क्या है, वो एक तरह का फॉर्मेटिव असेसमेंट है। उससे टीचर को पता चल जाता है कि जो वो पढ़ा रही है वो बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। और लास्ट में क्या होता है, जब सारी स्टेप्स कवर हो जाते हैं, सारे स्टेप्स जो सारे पॉइंट्स हैं टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स भी होते हैं, जब सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स कवर हो जाते हैं तो फाइनल असेसमेंट होता है। एक क्लास टेस्ट हो जाता है, या अगर हम पूरे सेशन का लें तो टर्म टेस्ट जो होते हैं, टर्म एग्ज़ाम्स जो होते हैं, वो एक तरह का समेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव असेसमेंट जो होता है वो बच्चों को जज करने के लिए होता है कि बच्चे ने पूरे सेशन में कितना अचीव किया। तो वो परसेंटेज में हो सकता है, ग्रेड्स में हो सकता है। बट फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है स्टूडेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए और टीचर के भी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होते हैं वो स्टेप्स में होते हैं और फाइनल जो होता है वो होता है समेटिव असेसमेंट। अब थोड़ा सा डिफरेंसेस देखते हैं कि समेटिव असेसमेंट किस तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट से डिफरेंट है। तो सबसे पहले चीज़ जो है वो ये है कि समेटिव असेसमेंट को हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं और फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि फॉर्मेटिव जैसे मैंने पहले बताया कि स्टेप बाय स्टेप जब हम टेस्ट लेते हैं, छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं, ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, तो उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे जो हैं उनको कितनी चीज़ें समझ आ रही हैं और जहाँ पर उन्हें जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही वो वहाँ पर हम उनको समझा देते हैं। तो ये हो गया फॉर्मेटिव। यहाँ पर लर्निंग के लिए असेसमेंट हो रहा है ताकि लर्निंग इफ़ेक्टिव हो, लर्निंग में जहाँ कमी आ रही है वो पूरी की जा सके। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फाइनल जो एट द एंड ऑफ द सेशन जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट को हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जितनी भी लर्निंग हुई है ओवर द सेशन उसका असेसमेंट करना है, तो वो हो गया समेटिव असेसमेंट। अब ये कब होता है, समेटिव असेसमेंट होता है एट द एंड ऑफ द लर्निंग एक्टिविटी और फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ड्यूरिंग अ लर्निंग एक्टिविटी। गोल टू मेक अ डिसीजन। अब गोल समेटिव असेसमेंट में टू मेक अ डिसीजन कि बच्चा इंटेलिजेंट है या इफ़ वी नीड सम इम्प्रूवमेंट। तो ये जो ग्रेड्स होते हैं उसमें A+ जो होता है वो एक्सीलेंट होता है, A होता है वेरी गुड। तो इस तरह से हम डिसीजन फॉर्म करते हैं समेटिव असेसमेंट में। बट फॉर्मेटिव असेसमेंट किस लिए होता है, ताकि हम लर्निंग को इम्प्रूव कर पाएँ। फीडबैक जो है समेटिव असेसमेंट में फाइनल जजमेंट है, बट फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्योंकि हम ये रेगुलरली कर रहे हैं और लर्निंग बच्चों की हो रही है या नहीं इसको चेक करने के लिए कर रहे हैं, तो अगर जहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम इम्प्रूव करते हैं और जहाँ पर भी कमी आती है तो हम वापस से मटीरियल पे वापस से वो टॉपिक को पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को समझ आ जाए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समटाइम्स नॉर्मेटिव,
कंपेयरिंग। नॉर्मेटिव मीन्स जहाँ पर हम बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। और समटाइम्स क्राइटेरियन। क्राइटेरियन मीन्स कि जहाँ पर एक सेट क्राइटेरिया है, एक स्टैंडर्ड है, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो समेटिव असेसमेंट नॉर्मेटिव भी हो सकता है, क्राइटेरियन भी हो सकता है, बट फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो हमेशा क्राइटेरियन होता है। एक सेट स्टैंडर्ड से ही कंपेयर किया जाता है कि ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन बच्चों को समझ आनी चाहिए। वो एक स्टैंडर्ड हो गया कि ये समझ आनी ही चाहिए, वो एक सेट क्राइटेरिया हो गया। वहाँ पर हम पहले से क्लास में जाने से पहले ऑब्जेक्टिव्स रेडी करते हैं कि आफ्टर द क्लास द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म। तो अगर वो आफ्टर द क्लास नहीं डिफाइन कर रहा है, यानी कि हमने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया, तो यहाँ पर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो हमेशा क्राइटेरियन होगा, क्राइटेरियन बेस्ड होगा, क्योंकि हमने पहले से ही ऑब्जेक्टिव्स रेडी किए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉट विलिंग टू टेक इंटरेस्ट इन योर आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर टीचिंग देन यू विल। तो अगर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं आपकी टीचिंग में, तो आप क्या करोगे? ऑप्शंस हैं इग्नोर देम, लीव द क्लास, आस्क देम टू पे अटेंशन, चेंज द टीचिंग मेथड। तो आपको टीचिंग अपनी इफ़ेक्टिव करनी है, तो क्या करना है? आपको अपने टीचिंग में चेंजेस लाने हैं, और बेस्ट है कि अपने टीचिंग मेथड को, टीचिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करें। एक्टिविटीज़ जो आप करवा रहे हैं, ऑडियो विजुअल एड्स लेके आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, बच्चों में अंदर इंटरेस्ट आता है फॉर लर्निंग। हमने समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट देख लिया। अब हम देखते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है। डायग्नोस्टिक, किसी भी चीज़ को डायग्नोसिस करना। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो पेशेंट का सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं कि उसको कौन सी बीमारी है। तो इसी तरह से हम बच्चों का डायग्नोसिस करते हैं कि पढ़ाने के बाद उनको समझ आया या नहीं आया, उसका डायग्नोसिस करने के लिए हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं। और इसमें हम 3 स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1 जो है उसमें हम करते हैं आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु हैव ट्रबल और नीड हेल्प। सपोज़ कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अचीवमेंट टेस्ट में आंसर नहीं कर पाते, तो इसका मतलब उनको कुछ नीड, उनकी जो उनको हेल्प की ज़रूरत है और उनको कुछ दिक्कत आ रही है समझने में। फिर हम क्या करते हैं, लोकेटिंग द एरर्स और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। तो जहाँ पर उनको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनको हम लोकेट करते हैं, उनको हम समझते हैं। फिर डिस्कवरिंग द कैजुअल फैक्टर्स ऑफ स्लो लर्निंग। तो कैजुअल फैक्टर्स क्या हैं? उसकी स्लो लर्निंग के लिए वो कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी और एक्सटर्नल चीज़ हो सकती है, या उसका इंटरेस्ट नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं डिस्कवर की जाती हैं कि वो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ किस वजह से हो रही हैं। डायग्नोस्टिक एवेलुएशन असर्टेन्स। तो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। डायग्नोस्टिक एवेलुएशन जो है उसमें क्या है, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट की जो शुरुआत में, इंस्ट्रक्शन के शुरुआत में हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखते हैं क्या इसमें? तो ऐसा नहीं है। लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेलियर्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द एंड, कॉजेज एंड रेमेडीज़ ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। तो जब अचीवमेंट टेस्ट हम ले रहे होते हैं, क्लास में असेसमेंट कर रहे होते हैं, तो जहाँ पर हमें लगता है कि कुछ बच्चों को ये चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन चीज़ों को कॉजेज़ हम देखते हैं कि कारण क्या है, क्यों उनको दिक्कत आ रही है। फिर हम उनके सॉल्यूशंस भी ढूंढते हैं और सॉल्यूशंस अप्लाई करते हैं ताकि उनको लर्निंग प्रॉब्लम्स जो भी आ रही हैं उनसे दूर किया जा सके। तो ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। करेक्ट आंसर है causes and remedies of persistent learning problems during instructions.
अब नेक्स्ट टाइप का जो असेसमेंट है वो है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट जो है यहाँ पर एक ही करेक्ट आंसर होता है। तो आपने MCQs देखे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें एक ही आंसर करेक्ट होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। सब्जेक्टिव टेस्ट में जो भी थ्योरेटिकल आंसर्स होते हैं और थ्योरी बेस्ड होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप्स इंक्लूड ट्रू फॉल्स आंसर, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल रिस्पॉन्स एंड मैचिंग क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं जहाँ पर एक ही करेक्ट आंसर होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं दे इंक्लूड एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस एंड एसेज, जहाँ पर ओपिनियन भी हो सकता है। सब्जेक्टिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक पर्सन के ओपिनियंस भी हो सकते हैं उसमें, तो एक सिंगल आंसर करेक्ट नहीं होता। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्टिव में। अब हम नेक्स्ट टाइप का असेसमेंट देखते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड एंड नॉर्म रेफरेंस्ड। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट अकर्स व्हेन कैंडिडेट्स आर मेजर्ड अगेंस्ट अ डिफाइंड क्राइटेरिया। तो एक कोई सेट क्राइटेरिया है, सेट स्टैंडर्ड है, उससे कंपेयर किया जाता है बच्चों के असेसमेंट के बाद जो भी स्कोर्स आ रहे हैं उससे कंपेयर करने के बाद जो कंपेयर किया जाता है उसमें उसको बोला जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में यहाँ पर हम कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है हमारे पास, और तो ये है नॉर्म रेफरेंस्ड। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कंपेयर अ पर्सन्स नॉलेज और स्किल अगेंस्ट अ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, लर्निंग गोल, परफॉर्मेंस लेवल और अदर क्राइटेरियन। तो इसमें जो स्टैंडर्ड है, सेट क्राइटेरिया है, वो प्री डिटरमाइंड भी हो सकता है, लर्निंग गोल भी हो सकता है। सपोज़ हम ऐसा बोलते हैं कि एट द एंड ऑफ द सेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू डू this activity or that activity, he will be able to explain these things। तो ये हो गया लर्निंग गोल। तो लर्निंग गोल को अचीव करना ये एक सेट स्टैंडर्ड हो गया। परफॉर्मेंस लेवल कैसा है या और भी चीज़ें होती हैं और स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनसे कंपेयर करना ये आता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में। नॉर्म रेफरेंस में this type of assessment is relative to student body undertaking the assessment, it is effectively a way of comparing students। तो एक बच्चा दूसरे से कैसे अच्छा है, कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और एक दूसरे से कंपेयर करना जो है वो है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो जैसे कि परसेंटाइल्स होते हैं, वो एक तरह से नॉर्म रेफरेंस्ड होते हैं, जहाँ पर जो भी हाईएस्ट स्कोर करता है बच्चा उसको 10 परसेंटाइल दिए जाते हैं और फिर बाकी बच्चों को उससे कंपेयर किया जाता है, तो वो नॉर्म रेफरेंस्ड है। बट ग्रेड्स जो हैं, परसेंटेज हैं, ये सब जो हैं ये क्राइटेरियन रेफरेंस्ड हैं। Criterion reference, each person's performance is compared directly to the standard without considering how other students perform in the test. But norm reference test compare a student performance against a performance of their peers। तो जहाँ पे भी एक दूसरे जो बच्चे हैं एक दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है वहाँ पर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, और क्राइटेरियन रेफरेंस में एक स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जा रहा है। अब है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेस्ट। Formal assessment usually implies a written document such as a test, quiz or paper। तो formal means जहाँ पर एक तरह से आपके पास एक written proof हो गया, आपके पास कोई भी proof हो गया, वहाँ पर formal test है। वो टेस्ट के फॉर्म में हो सकता है, क्विज़ के फॉर्म में हो सकता है, या पेपर के फॉर्म में, जो भी रिकॉर्ड हो रहा है वो फॉर्मल असेसमेंट में। इनफॉर्मल असेसमेंट क्या है? जो कैजुअल मैनर में हो रहा है। इट मे इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, इन्वेंटरीज, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स, परफॉर्मेंस एंड पोर्टफोलियो असेसमेंट्स, पार्टिसिपेशन, पीयर एंड सेल्फ इवेलुएशन एंड डिस्कशन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
ये इनफॉर्मल टेस्ट में, जहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, किसी चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है, बस ये टीचर के लिए है कि वो बच्चों को कैसे असेस कर रहे हैं। सिंपली ऑब्ज़र्व करके बच्चों को टेस्ट किया जा सकता है, असेस किया जा सकता है। पीयर एंड सेल्फ इवैल्यूएशन से हो सकता है, डिस्कशन से हो सकता है, बट फॉर्मल जो है यहाँ पर एक प्रूफ होता है, न्यूमेरिकल स्कोर दिए जाते हैं या ग्रेड दिए जाते हैं बच्चों के परफॉर्मेंस पर। बट यहाँ पर ऐसा इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फाइनल ग्रेड देना है या नहीं देना है। तो इनफॉर्मल असेसमेंट बेसिकली टीचर के लिए होता है कि वो बिहेवियर देख रही है बच्चों का और उससे समझ रही है कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में, किसका बिहेवियर कैसा है, और उसके बेसिस पे वो असेस कर रही है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, कि टेस्ट की जो क्वालिटी है वो अप टू द मार्क है या नहीं है। तो वो दो चीज़ों से हम देखते हैं, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी रिलेट्स टू द कंसिस्टेंसी ऑफ एन असेसमेंट। A reliable assessment is one that consistently achieves the same result with the same students. तो अगर हमने कोई टेस्ट दिया है और कुछ बच्चों का टेस्ट लिया है, उन्होंने कुछ स्कोर किया और फिर बाद में उसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, वैसे ही उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस का उन्हीं बच्चों पर टेस्ट किया, तो वो स्कोर सेम होना चाहिए। सपोज़ फोटोसिंथेसिस, हमने ये टॉपिक को एसेस करना है और हमने 5 क्वेश्चंस बनाए और 10 बच्चों पे वो टेस्ट किया। 10 बच्चों के टेस्ट के स्कोर हमारे पास आ गए। फिर कुछ दिनों बाद हमने कुछ और 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस बनाए और उन्हीं बच्चों पे टेस्ट किया। टेस्ट के बाद स्कोर्स वैसे ही आने चाहिए। अगर सपोज़ ए है, एक स्टूडेंट है, उसके 10 मार्क्स आए, तो नेक्स्ट टाइम भी उसके 10 ही आने चाहिए। और सपोज़ सी स्टूडेंट है, उसके आए 5, तो उसके नेक्स्ट टाइम भी 5 ही आने चाहिए। तो ये होता है कि टेस्ट रिलायबल है, यानी कि कंसिस्टेंसी है रिजल्ट्स में। वैलिड क्या है? Valid assessment is one that measures what it is intended to measure. For example, it would not be valid to assess driving skills through a written test alone. तो valid assessment क्या है? जो भी हमें assess करना है, जो भी हमें test करना है, वो जो भी हमने टेस्ट दिया है उसमें वो चीज़ assess हो रही है या नहीं हो रही है। सपोज़ अगर किसी के ड्राइविंग स्किल्स आपको चेक करने हैं, तो आप रिटन टेस्ट से ही नहीं करेंगे, आप उसको प्रैक्टिकली भी चेक करेंगे कि उसको ड्राइविंग आती है या नहीं आती है। तो रिटन टेस्ट से अगर हम बस कर रहे हैं तो वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा। क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट। गुड टेस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल नेचर बियर द फॉलोइंग फीचर्स। तो एक कोई अच्छा टेस्ट है, गुड टेस्ट है, और हमें देखना है कि कौन से फीचर्स उसमें होने चाहिए। ऑप्शंस है रिलायबिलिटी, चीपर, गेसिंग पावर, रोट लर्निंग। तो हमने देखा रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी जो है वो एक अच्छे टेस्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट। तो ऑप्शंस हैं रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एम्बिग्विटी एंड वैलिडिटी। तो एम्बिग्विटी जो है, एम्बिग्विटी इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट। एम्बिग्विटी मीन्स जहाँ पर वेगनेस है, जहाँ पर हमें क्लियरली नहीं पता है कि हम क्या टेस्ट कर रहे हैं और स्कोर्स से भी हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो एम्बिग्वस जो होता है, एम्बिग्विटी वही होता है। टेस्ट जो है, एक अच्छा टेस्ट जो है वो रिलायबल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि एक क्वेश्चन का एक ही करेक्ट आंसर होगा, और वैलिड होता है। ये हमने एजुकेशनल असेसमेंट पढ़ा, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट देखा,
फिर हमने स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट देखा इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।